हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 110 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है संघ या केंद्र सरकार। तो दोस्तों, यह संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से यह संघ या केंद्र सरकार में जो चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में, तो हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को संदर्भित करने हेतु तमिल शब्द यानी ओंद्रिया अरासु के उपयोग को अस्वीकार कर दिया है। तो यह क्या है, इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, और संघ या केंद्र सरकार के बारे में जानेंगे। संविधान सभा का पक्ष क्या है इस तर्क पे, और संघ और केंद्र का अर्थ क्या है। उसका देखेंगे कि शब्द जो केंद्र सरकार है से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, एक बात बता दूं कि यह जो मैगजीन या जो टॉपिक लेके आए हैं, यह दृष्टि के द्वारा जो प्रति मंथ मैगजीन दिए जाते हैं करंट अफेयर्स टुडे का, इससे संबंधित जो जितने भी टॉपिक है, ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक समाहित है सभी को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या है कि आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इसे अपने सिलेबस के साथ इसे भी जोड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आपको करंट अफेयर को साथ में लेके चलना होगा। इसके लिए विभिन्न स्रोत है, जैसे वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल पे कई सारे यूट्यूब चैनल है, न्यूज़पेपर है, तो उसी में से एक यूट्यूब चैनल है ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट, जो आप तक हम दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिए जाते हैं उसके जितने भी टॉपिक है सबको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए से जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है केंद्र एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है। ठीक है, जो केंद्र जो है एक वृत्त के मध्य जो एक बिंदु होता है उसको इंगित करता है, जबकि संघ जो है संपूर्ण वृत्त को। इस कथन मतलब कह रहा है कि केंद्र जो होता है वह एक, जैसे कि एक वृत्त है, उसमें एक वृत्त में एक जो केंद्र है उसको इंगित करता है, लेकिन जो संघ होता है वह संपूर्ण वृत्त को इंगित करता है। इस कथन के आलोक में भारतीय राजनीतिक परिवेश में केंद्र बनाम संघ विवाद पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रमुख बिंदु इसमें क्या है। तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के जो राज्यपाल के अनुसार शब्द ओंड्रियम पदानुक्रम में एक उप विभागीय स्तर की संरचना को संदर्भित करता है और केंद्र सरकार के लिए इसका उपयोग अपमानजनक होगा। ठीक है, अगला है कि ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की बजाय संघ सरकार शब्द को प्राथमिक देने का निर्णय को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार की बजाय संघ सरकार शब्द का प्राथमिक देने का निर्णय को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच तनाव हुआ था कि आप जो केंद्र है सरकार है उसको संघ सरकार कहा जाए। ठीक है, उसे प्राथमिक दिया जाए। किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद देखते हैं कि संघ या केंद्र सरकार में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर भारत में आम बोलचाल की भाषा में संघ सरकार और केंद्र सरकार शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है कि हालांकि संविधान सभा के मूल संविधान के 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। और कह रहा है कि जैसे कि संघ या केंद्र सरकार जो है, जिसमें कह रहा है कि अगर आप मूल संविधान के जो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं जो मूल संविधान है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद है कि संविधान सभा का पक्ष क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, उसके बाद है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा।
ठीक है, जिसमें क्या है कि एक मजबूत संयुक्त देश बनाने के लिए विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संप्रवाह पर जोर दिया गया था। अगला है कि वर्ष 1948 में संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि समिति ने संघ शब्द का इस्तेमाल किया था क्यों किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कि भारतीय संघ की अवधारणा इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं था और घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अगला है कि संविधान सभा के सदस्य संविधान में केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग न करने के लिए बहुत सतर्क थे, क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था। ठीक है, जिस समय संविधान का निर्माण किया गया उस समय केंद्र या केंद्र सरकार का शब्द का उपयोग इस वजह से नहीं किया गया कि उनका उद्देश्य था कि जो शक्तियां हैं वह एक इकाई में सिमट कर न रह जाए। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद देखते हैं कि संघ और केंद्र, यानी संघ का इंग्लिश होता है यूनियन और केंद्र का सेंटर, का अर्थ क्या है। ठीक है, आखिर इसमें मतभेद क्यों है, तो संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार शाब्दिक दृष्टि से केंद्र एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है, जबकि संघ संपूर्ण वृत्त को। ठीक है, जिसमें क्या है कि भारत के संदर्भ में तथाकथित केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध वास्तव में संपूर्ण देश और उसके हिस्सों के बीच का संबंध है। अगला है कि संघ और राज्य दोनों संविधान द्वारा बनाई गई इकाइयां हैं। ठीक है, संघ और राज्य दोनों जो है वह संविधान के द्वारा बनाई गई इकाइयां हैं और दोनों को संविधान के माध्यम से अपने अपने अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक इकाई अपने स्वतंत्र क्षेत्र में दूसरी इकाई के अधीन नहीं है और एक इकाई जो है अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, दूसरे के अधीन नहीं है। अगला है कि इसी प्रकार संविधान में न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो कि देश की सबसे बड़ी अदालत है का उच्च न्यायालय पर कोई अधिक्षण नहीं है। ठीक है, और उच्च न्यायालय जो है उस पर क्या है कि कोई अधिक्षण नहीं है। अगला है कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, का अपीलीय अधिकार न केवल उच्च न्यायालयों पर बल्कि अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर भी है, परंतु उन्हें इनके अधीनस्थ घोषित नहीं किया जा सकता है। अगला है कि वास्तव में उच्च न्यायालयों के पास जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति होने के बावजूद विशेषाधिकार रिट जारी करने की व्यापक शक्तियां हैं। उसके बाद देखते हैं कि सामान्य शब्दों में संघीय सरकार की भावना को इंगित करता है, जबकि केंद्र एकात्मक है सरकार की भावना को इंगित करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से दोनों शब्द भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समान है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में संघ या केंद्र दोनों समान माना गया है, लेकिन दोनों का अगर देखें तो क्या है कि केंद्र जो है एकात्मक है, ठीक है, और संघ जो है संघीय सरकार की भावना को इंगित करता है। उसका देखते हैं कि संघीय सरकार और एकात्मक सरकार यानी केंद्र सरकार में दोनों में क्या मतलब अंतर है या समानता है, तो क्या है कि संघीय सरकार जो है द्वैध शासन व्यवस्था यानी केंद्र और प्रांत है, जबकि एकात्मक सरकार केवल केंद्र सरकार यानी प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती है, यानी प्रांतीय सरकार जो होती है वह केंद्र सरकार के द्वारा गठित की जाती है। तो देखते हैं कि संघीय सरकार कौन देश में है और एकात्मक सरकार कौन देश में है। तो केंद्र लिखित संविधान यानी संघीय सरकार में जो होता है वह लिखित संविधान होता है, जबकि एकात्मक सरकार में लिखित और अलिखित दोनों होते हैं। जैसे कि लिखित जो है फ्रांस में है और अलिखित जो है ब्रिटेन में है, यानी एकात्मक सरकार जो है फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में है, जिसमें एक देश में क्या है लिखित संविधान है और दूसरे में अलिखित संविधान है जैसे ब्रिटेन में, जबकि संघीय सरकार में लिखित संविधान है। उसके बाद है केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है। संघीय सरकार में क्या है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, जबकि एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन नहीं है। उसके बाद अगला है कि संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संघीय सरकार में संविधान की क्या है सर्वोच्चता है यानी सर्वोत्तम है,
जबकि एकात्मक सरकार में संविधान को सर्वोच्चता की गारंटी नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन में क्या है, संविधान की कोई गारंटी नहीं है, वहां की जो संसद जो चाहती है वो करती है, ठीक है। उसके बाद है कि कठोर संविधान। तो संघीय सरकार में क्या है, कठोर संविधान है, जैसे कि भारत में देख सकते हैं। और जैसे कि एकात्मक सरकार में जो है, यानी केंद्र सरकार में जो है लचीला जहां है, जैसे ब्रिटेन का लचीला संविधान है, जैसे फ्रांस का कठोर संविधान है। तो यानी एकात्मक सरकार में दोनों तरह के मतलब संविधान पाए जाते हैं। उसके बाद है कि संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। और जैसे कि एकात्मक सरकार जैसे केंद्र सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, तो वो देश के ऊपर डिपेंड करता है, वहां की संसद के ऊपर। लेकिन भारत के क्या है, जो संघीय सरकार है यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद है कि द्विसदनीय विधायिका है। तो संघीय सरकार में क्या है, द्विसदनीय विधायिका है, जबकि एकात्मक सरकार में क्या है, द्विसदनीय है और एक सदनीय भी है। जैसे कि द्विसदनीय ब्रिटेन में है और एक सदनीय जो है चीन में विधायिका है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि संघीय सरकार और एकात्मक सरकार, जैसे कि आप लोगों को कंफ्यूजन था कि संघ या केंद्र सरकार में क्या अंतर है, तो इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि भारतीय राजनीति में इसका समान माना जाता है, लेकिन भारत में देखें तो संघीय सरकार की स्थिति किस प्रकार से है और अन्य देशों के में जो केंद्र सरकार है, जिसे एकात्मक सरकार भी कहा जाता है, वहां की स्थिति किस तरह से है वो आप देख चुके हैं। उसके बाद है कि शब्द जो केंद्र सरकार से संबंधित जो मुद्दे हैं वो क्या है। तो संविधान सभा द्वारा खारिज, यानी संविधान सभा जो है उनको खारिज क्यों किया, तो संविधान में केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इसे विशेष रूप से खारिज कर दिया है और इसके बजाय संघ शब्द का इस्तेमाल किया है। अगला है कि औपनिवेशिक विरासत। तो केंद्र औपनिवेशिक काल का अवशेष है और नई दिल्ली स्थित नौकरशाही केंद्रीय कानून, केंद्रीय विधायिका आदि शब्द का उपयोग करने की आदि हो गई है। इसलिए मीडिया सहित अन्य सभी ने इस शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उसके बाद अगला है कि संघवाद के विचार के साथ संघर्ष। तो क्या है कि भारत में शासन की एक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें शासन की शक्ति को विभिन्न घटकों के बीच मतलब विभाजित किया गया है। जैसे कि सुभाष कश्यप के अनुसार केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का उपयोग करने का मतलब क्या है, होगा कि राज्य सरकारें इसके अधीन है ना। उसके बाद आगे की राह क्या है, तो संविधान के संघीय प्रकृति इसकी मूल विशेषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। अगला है कि भारत जैसे विविध और बड़े देश को संघवाद के स्तंभों यानी राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण के बीच एक उचित संतुलन की आवश्यकता है। जिस तरह जहां पे जैसी जरूरत होती है वहां पे हमारे देश में वैसी कानून बनाया गया है। जिसमें देखते हैं कि हम लोगों ने देख लिया कि संभावित प्रश्न। तो दोस्तों अब यह प्रश्न बन सकता है। तो कैसा लगा आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो रेगुलर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंचे आसानी से और आप इसे जरूर देख ले डेली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।